एक बार फिर से सोच ले अमर, ये तू ठीक नहीं कर रहा। मुझे क्या करना है ये तू मुझे मत बता बे। अब तू देख इस बार मैं इसे जुए में कैसे हराता हूँ। अमर पूरी तरह नशे में चूर था और गुस्से में आकर अपने घर को दांव पर लगा देता है, लेकिन इस बार वो जुए में अपने घर को भी हार जाता है। घर पर उसके दोनों बच्चे अनु और रोहित पढ़ रहे थे। उसकी पत्नी रमा सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। तभी कुछ लोग उनके घर पर आकर उनका सारा सामान बाहर उठाकर फेंकने लगते हैं। ये देख बच्चे और रमा घबरा जाते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। तेरा पति अमर इस घर को जुए में हार चुका है रे। चल अब जल्दी से इस घर को खाली कर, मुझे शाम तक ये सारा घर खाली चाहिए, समझी क्या? ये सुनकर तो रमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमर जानता था कि वो घर अब जा चुका है, इसलिए वो घर वापस ही नहीं लौटा। बेचारी रमा अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर से निकल जाती है। इससे तो अच्छा होता मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किसी लंगड़े लूले से कर दी होती। कम से कम मुझे आज अपने बच्चों के साथ यूं तो नहीं भटकना पड़ता। रमा अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर बैठी होती है। तभी उसकी बेटी अनु उससे बोलती है, माँ पेट में जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। घबराओ नहीं बच्चों, मैं उस सामने वाले ढाबे से खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। रमा उस ढाबे वाले के पास जाती है और उससे कुछ खाना लेती है और अपने बच्चों को खाने को देती है। भाई साहब, क्या हमें आसपास यहाँ कोई रहने की जगह मिल जाएगी? हाँ रहने के लिए जगह तो मिल जाएगी, लेकिन क्या तुम्हारे पास किराया देने के पैसे हैं? हाँ थोड़े पैसे तो हैं, बाकी मैं सिलाई का काम जानती हूँ तो मैं सिलाई करके हर महीने पैसे कमा कमा कर किराया चुका दिया करूंगी। अब बस मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए, मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर ढाबे वाला उसे एक टूटे फूटे छोटे से घर में लेकर जाता है। देखो बहन जी ये रहा कमरा, लेकिन इसके पूरे 4,000 लगेंगे। इस छोटे से कमरे के 4,000? भाई साहब मैं एक गरीब औरत हूँ, आप कुछ तो सोचिए। देखो जी अगर तुम इतना किराया नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब रमा के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने 4,000 में वो कमरा किराए पर ले लिया। वो अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगती है। उसने अपने घर के बाहर सिलाई वाली का पोस्टर चिपका दिया। कुछ दिन बाद उस पोस्टर को पढ़कर दो औरतें वहां आती हैं। क्या आप सिलाई करती हैं? जी हाँ। देखिए अगले महीने हमारी ननद की शादी है तो हमें काफी सारे कपड़े बनवाने हैं, लेकिन तुम एक महीने में इतने कपड़े सिल तो दोगी ना? हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कपड़े सिल दूंगी। आप मुझे नाप दे दीजिए और आपके आस पड़ोस में भी किसी को कपड़े सिलवाने हो तो मेरे पास भेज देना, मुझे पैसों की काफी जरूरत है। वैसे एक सूट की सिलाई की कितनी कीमत लेती हो? ज्यादा नहीं दीदी, बस 250 रुपए। अरे वाह, दाम तो बहुत सही है। ऐसा करो तुम हमारा नाप ले लो और ध्यान रहे अच्छे से सूट सिलोगी तो मैं और भी ग्राहक लेकर आऊंगी। हाँ। अब दिन रात आंखें गड़ाए रमा उनके कपड़े अच्छे से सिलकर तैयार कर देती है। उन दोनों औरतों को उसके सिले हुए कपड़ों के डिजाइन बड़े ही पसंद आते हैं। धीरे धीरे करके आसपास की सभी औरतें उसके पास आने लगती हैं, जिस कारण रमा अच्छी कमाई करने लगती है। वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी भेजने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक रोज वो ढाबे वाला रमा से किराया लेने आता है। ये लो भाई साहब आपका किराया। उस वक्त तो ढाबे वाला यानी कि सुधीर वहां से चला जाता है, लेकिन अब वो देखता है कि सरिता सिलाई करके अच्छी कमाई कर रही है, जिस कारण वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाने लगता है। और फिर एक रोज नहीं अब महंगाई बढ़ गई है, इतने से काम नहीं चलेगा, अब किराया 6,000 लगेगा। क्या 6,000? भाई साहब आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए, आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल है इतना किराया निकालना। मुझे अपने बच्चों की फीस और घर का राशन भी तो देखना होता है। तो मैं क्या करूं? ये कोई धर्मशाला है क्या जो तुम्हें यहाँ रहने दूं? ये कहकर वो उसका सामान उठाकर फेंकने लगता है। नहीं भाई साहब ऐसा मत कीजिए, भाई साहब। उसकी आवाज सुनकर उस मोहल्ले की औरतें बाहर आती हैं। अरे ये मुआ सुधीर तो है ही ऐसा, इसके यहाँ जो भी किराएदार आता है उनके साथ वो ऐसा ही करता है, हर 2-2 महीने में किराया बढ़ाता जाता है। लेकिन रमा तुम चिंता मत करो, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से जाओ। हाँ बिल्कुल, और अगर तुम चाहो तो मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा है, तुम वहाँ रह सकती हो, लेकिन हाँ बदले में तुम्हें मेरे सारे कपड़े मुफ्त में सिलने होंगे। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब सभी औरतें रमा का सामान उठाकर लता के उस खाली कमरे में रख देती हैं। अब रमा उसके यहाँ रहकर अपना सिलाई का काम जारी रखती है। 1 महीना पूरा होते ही वो लता के पास कमरे का किराया लेकर जाती है, लेकिन जिसे लेने से वो इनकार कर देती है। नहीं रमा, मैंने कहा था ना मैं तुमसे किराया नहीं लूंगी। लेकिन क्यों दीदी, आप मुझसे किराया क्यों नहीं ले रही? वो इसलिए क्योंकि जो जिंदगी तुम जी रही हो वही मेरी माँ ने भी जी थी। उसने भी हमें सिलाई करके किराए पर रखकर जैसे तैसे पाला था। चाचा चाची ने मेरे पिता के गुजरने के बाद धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर ली।
जिसके बाद मेरी माँ ने दर दर की ठोकरें खाकर हमें पाला पोसा। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ कि किस तरह तुम ये सब झेल रही हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें काबिल बनाओ। जिस दिन तुम्हारे बच्चे काबिल बन जाएंगे उस दिन मेरा तुमसे सारा किराया वसूल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उस दिन से रमा और भी ज्यादा मेहनत करती है। अब दिन रात एक करके वो सिलाई का काम और भी बढ़ा लेती है और दिन रात मेहनत करके नए नए डिजाइन के कपड़े सिलती है, जिससे उसके पास और भी ग्राहक बढ़ जाते हैं। दोनों बच्चे भी अपनी गरीब सिलाई वाली माँ को देखकर खूब मेहनत करते हैं और दिल लगा कर पढ़ते हैं। अमर कभी लौट कर नहीं आया और न ही बच्चों ने और रमा ने उसकी कोई खबर ली, क्योंकि अमर अक्सर उनसे मारपीट करता था, जिस कारण रमा को भी उससे नफरत हो गई थी। ऐसे ही समय बढ़ता गया। अब उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए। रमा ने उन दोनों का एडमिशन एक बड़े कॉलेज में करवा दिया। फिर कुछ साल बाद, माँ आज तुम्हारे कारण मैं एक टीचर बन गई और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। और माँ मैं एक बड़ा वकील बन गया। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए माँ। चलो अब हम खुद का बड़ा सा घर लेकर उसमें रहेंगे। नहीं, लता बहन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं उन्हें इस गांव में यूं अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। उनकी कोई संतान भी नहीं है और भाई साहब का भी निधन हो गया है। हमारे बिना वो अकेली हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहती हूँ माँ। लता मासी भी हमारे लिए माँ समान है। हमारे बुरे वक्त में उन्होंने ही हमारा साथ दिया था। हाँ माँ, इसलिए अब वो भी हमारे साथ ही रहेंगी हमारे बड़े घर पे। हम दोनों भाई बहन उनका और आपका खूब ख्याल रखेंगे। अनु की बात सुनकर रमा बहुत खुश होती है। वहीं पीछे खड़ी लता भी ये सब सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो सभी एक बड़े से घर में रहते हैं जहाँ सुख सुविधा की हर चीज होती है। अब वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलो भाभी अब चलकर सो भी जाओ। आप कितनी देर से ही सिलाई करने में लगी हैं? देखो तो अब कितनी रात हो गई। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, वो पूरा होते ही सो जाऊंगी। कल कुसुम बहन जी को किसी फंक्शन में ये ब्लाउज पहन कर जाना है, इसलिए मुझे ये सुबह तक तैयार करना है। मगर भाभी, इन सब के साथ आपको खुद की सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सारा दिन तो आप बस कपड़े सिलने में ही लगी रहती हैं। अगर तुम्हारी ये गरीब दर्जी भाभी ये कपड़े नहीं सिलेगी तो पैसे कैसे कमाएगी और फिर तुम सबकी शादी कैसे करेगी? इतना कहती ही ममता की आंखें भर आती हैं। जाओ अब तुम सब जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। अब वो पांचों सोने चली जाती हैं। अगले दिन सुबह पांचों कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं तो रेनू का फटा हुआ सूट देखकर ममता कहती है, अरे ये क्या रेनू, तुम्हारा सूट तो फटा हुआ है। भाभी, हम पांचों के ही सूट फट गए। कॉलेज में हमारे साथी हम सभी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ भाभी, आप हम पांचों के लिए नया सूट सिल दो ना। भाभी को तुम सब जानती हो ना, जो भी भाभी थोड़ा बहुत कमाती है वो घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है। और सुधीर भाई की नौकरी भी छूट गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, मैंने थोड़े पैसे जोड़ कर रखे हैं, उसी से तुम सबके लिए सूट सिल दूंगी। ये कहानी है गरीब ममता की। जब वो ब्याह कर इस घर में आई तो उसकी विधवा सास चल बसी। अपनी सास के जाने के बाद अपनी पांचों नंदों को माँ जैसा प्यार दिया ममता ने। उसका पति पढ़ा लिखा नहीं था, वो तो किसी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो घर पर ही था, क्योंकि वो जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई थी। तब से ममता ही सिलाई का काम करके जैसे तैसे घर खर्च चला रही थी। एक रोज ममता बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी तो उसके गांव की विमला मौसी उसे टोकते हुए कहती है, क्यों री ममता, कब शादी करेगी अपनी पांचों नंदों की? अरे पांचों जवान होती जा रही हैं, बिन माँ बाप की बच्चियां हैं, यहाँ वहाँ घूमती हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो, और अगर देने को कुछ नहीं है तो एक जोड़ी सूट में विदा कर दे उनको। कब तक उनका बोझ ढोती रहेगी? बस काकी, मेरी पांचों नंदे मुझ गरीब के लिए कोई बोझ नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। तभी उस गांव की एक औरत मीनाक्षी वहां आती है। अब बस भी करो काकी, ना जाने तुम्हें भी गरीबों की इज्जत उछालने में क्या ही मजा आता है। चलो ममता, चलो यहाँ से। मीनाक्षी उसे लेकर घर आती है। घर आकर ममता फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने उन पांचों के लिए कई रिश्ते देखे लेकिन उनकी कहीं बात ही नहीं बनती। तू चिंता मत कर मीनाक्षी, मेरे पास तेरी पांचों नंदों के लिए रिश्ते हैं। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। क्या? सच में? मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, तुम बात आगे बढ़ाओ। मीनाक्षी लड़के वालों से बात करती है। कुछ दिनों बाद लड़कों के माता पिता उन लड़कियों को देखने उनके घर आते हैं। ममता उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। माँ जी, आपको मेरी पांचों नंदे पसंद है ना? देखो ममता, तुम्हारी सभी नंदे दिखने में खूबसूरत है और कद काठी से भी ठीक है, इसीलिए हमें ये पांचों अपने पांचों बेटों के लिए पसंद है। हमें दहेज में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन
बस शादी में आए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। जी माँ जी, सब हो जाएगा। लड़के वाले पांचों नंदों का रिश्ता पक्का करके वहां से चले जाते हैं। उनकी शादी पक्की होने से ममता और सुधीर खुश थे, लेकिन साथ ही उन्हें अब उनकी शादी की चिंता सताने लगी। इसलिए ममता दिन रात कपड़े सिलती रहती और पैसे जोड़ने की कोशिश करती। उधर सुधीर भी नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे भी कहीं काम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे कभी कभार दिहाड़ी मजदूरी का काम मिलता है। अब वो वही करने लगता है। जैसे जैसे शादी के दिन पास आ रहे थे, वैसे वैसे पांचों नंदों को अपने भाई भाभी से बिछड़ने का दुख और भी सता रहा था। भाभी, कुछ दिनों बाद हम पांचों पराई हो जाएंगी, फिर अकेली रह जाओगी इस घर में आप। ये सुनकर गरीब दर्जी भाभी का दिल भर आता है। अरे मेरी प्यारी ननद, मैं अकेली कहाँ हूँ? तुम पांचों की मीठी मीठी यादें तो है उस घर में। फिर वो पांचों भावुक हो जाती हैं और अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। कुछ दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक रोज, वैसे ममता भाभी, आप हमें कैसा ब्राइडल लहंगा दिलवाएंगी? पता है भाभी, आजकल ना एक से बढ़कर एक ब्राइडल लहंगे चले हैं। करीना कपूर ने भी अपनी शादी में कितना प्यारा लहंगा पहना था। अपनी नंदों का लहंगे को लेकर अरमान देखकर ममता और सुधीर की आंखें भर आती हैं। फिर अपने भाई भाभी की मजबूरी देखकर रंजना कहती है, अरे तुम सबको क्या हो गया है? भाभी हमारी शादी कर रही है, यही बहुत है। अभी बारातियों के खाने पीने में कितना खर्च होने वाला है, उन्हें ये सब भी देखना है। तुम पांचों चिंता मत करो, तुम्हारी भाभी तुम पांचों के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लाएगी। अच्छा, अभी घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई हैं, तो मैं जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ले आती हूँ। भाभी, हम भी आपके साथ चलते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी शादी को कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में तुम पांचों का यूं बाहर जाना ठीक नहीं। तुम घर पर ही रुको, मैं होकर आती हूँ। ये कहकर ममता जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। मेरी पांचों नंदों की शादी है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मैं गरीब कहाँ से उनकी शादी में बारातियों को खाना खिलाऊंगी, और तो और मैं उन पांचों के लिए लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊंगी। वो बेचारी कितनी मासूमियत से अपने लहंगे के अरमान बता रही थी, लेकिन मुझ गरीब के पास इतने पैसे भी नहीं कि उनका ये छोटा सा सपना भी पूरा कर सकूं। आज अगर सासू माँ होती तो खुशी खुशी अपनी पांचों बेटियों को विदा करती, लेकिन मैं अभागन अपनी जिम्मेदारियां निभाने से चूक गई। माँ जी, मैं उन पांचों को कोई भी खुशियां नहीं दे पा रही हूँ। ममता के आंसू जैसे उस बंजर पेड़ की जड़ों पर गिरते हैं, वो एकदम हरा भरा हो जाता है। तभी अचानक से उस पेड़ से आवाज आती है, ममता, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे ये किसकी आवाज है? और ये बंजर पेड़ हरा भरा कैसे हो गया? ये आवाज मेरी ही है ममता। तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए आज तुम्हारे आंसू गिरते ही मैं हरा भरा हो गया। दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जो कई सालों से एक ऋषि के श्राप से जकड़ा हुआ था, और उसने मुझसे कहा था, जब किसी पवित्र आत्मा के आंसू तुम्हारी जड़ों पर पड़ेंगे, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। और आज तुम्हारे कारण मैं उस श्राप से मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी उस पेड़ से एक लाल रंग की पोटली गिरती है, जिसमें नोटों की गड्डियां होती हैं। ये देख ममता खुश हो जाती है। वो बाजार जाती है अपनी पांचों नंदों के लिए लहंगा खरीदने, लेकिन शादी में अब 3 दिन बाकी थे और इतनी जल्दी कोई भी लहंगा बनाकर देने के लिए तैयार नहीं था। और रेडीमेड लहंगे लेने के लिए शहर जाना पड़ता था, जहाँ आने जाने में ही काफी समय लग जाता। इसलिए ममता कुछ पैसों से सुंदर सा लहंगे का कपड़ा और सजावट का सामान लेती है। साथ ही बाकी के पैसों से बारातियों के खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर देती है। अब ये गरीब दर्जी भाभी बनाएगी अपनी पांचों नंदों के लिए लहंगा। अब ममता रात रात भर जागकर अपनी पांचों नंदों के लिए 2 दिन में ही ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। फिर उनकी शादी वाले दिन उनको देती है। भाभी, आखिर क्या जरूरत थी आपको हमारे लिए इतना महंगा लहंगा लाने की? बेकार में इतने महंगे लहंगे पर पैसे फूके। ये लहंगा तुम्हारी दर्जी भाभी ने तुम पांचों के लिए रात भर जाग कर बनाया है। ये सुनते ही उन पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। फिर वो पांचों अपना लहंगा पहनती हैं, जिसके बाद उनकी भाभी उन पांचों का मेकअप करती है। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी पांचों नंदे। अब मैं तुम पांचों को काला टीका लगा दूं। अब चलो शादी के मंडप में, तुम पांचों के दूल्हे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ममता अपनी पांचों नंदों को शादी के मंडप तक ले जाती है, जहाँ पूरा गांव, जो कल तक उस गरीब दर्जी भाभी को देखकर ताने मारता था, उसकी पांचों नंदों के लहंगे देखकर, साथ ही धूमधाम से की गई शादी को देखकर चौंक जाते हैं।
सच में बेटी, जितना तुमने अपनी 5-5 नंदों के लिए किया है ना, इतना तो कोई गरीब सगे माँ बाप हो ना तो वो भी नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ जी, हमारी भाभी हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है और इन्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हम जरूर इनकी मदद के लिए आएंगे। ममता 5 नंदों को खुशी खुशी विदा करती है। फिर कुछ समय बाद उसके सिले हुए लहंगों को देखकर उसके पास और भी कई ऑर्डर आने लगते हैं, जिससे अब उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। कुछ समय बाद वो खुद का बुटीक खोल लेती है, जहां सुधीर भी उसकी मदद करने लगता है, जिससे दोनों अब अच्छी कमाई करने लगते हैं।